आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी का प्रथम पार्ट है ये, जिसके अंदर हम पादप जल संबंध के बारे में, पादपों के अंदर पाए जाने वाले खनिज लवणों के बारे में, पादपों के अंदर एंजाइम्स के बारे में, पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन है, बिंदु स्राव है, उसके बारे में, तथा पौधों के अंदर जल का अवशोषण कैसे होता है, कौन कौन से पथ होते हैं जिनके द्वारा जल का अवशोषण होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है अपना पादप जल संबंध। पादप जल संबंध यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की बुक से समझाया गया है। वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट किए गए हैं जिनसे प्रश्न बार बार बन सकता है। उन्हीं प्रश्नों को आपको बार बार रिपीट करना है, उन्हीं पॉइंट्स को आपको बार बार रिपीट करके पढ़ना है। इन्हीं में से आपको प्रश्न सेकेंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के अंदर मिल जाएगा। अन्य चैप्टर्स के नोट्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। जल एक असाधारण यौगिक होता है जिसमें कई विशेषताएं है। ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, सभी पदार्थ इसके अंदर घुल सकते हैं। इसमें आसंजक और ससंजक बल जो है वो उच्च होते हैं। एडेसिव ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, इसका उदासीन होता है। ये कैसा होता है? उदासीन, pH 7 होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है? उच्चतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व उच्चतम होता है और तापक्रम की सीमित परास में तीनों अवस्थाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं। उसके बाद में बात करें तो विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है? अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। किसी भी अणु का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। विसरण की प्रवृत्ति जो है वो गैस, द्रव और ठोस के अणुओं तथा आयनों में समान रूप से पाई जाती है। विसरण की जो प्रवृत्ति है ठोस, द्रव और गैस सब में क्या होती है? समान रूप से पाई जाती है। लेकिन विसरण की जो दर है वो सब में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। विसरण की प्रवृत्ति तीनों में सेम होती है, ठोस, द्रव और गैस में, लेकिन विसरण की जो दर है वो सब में भिन्न भिन्न होती हैं। विसरण जो है वो अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी भी तंत्र में विभिन्न पदार्थ का जो विसरण है वो अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अन्य पदार्थ की उपस्थिति से विसरण जो है वो अप्रभावित रहता है। पौधों के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का विसरण वातावरण से संबंधित पदार्थों की अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि दूसरे पदार्थों की अणुओं की उपस्थिति तथा सांद्रता पर। जो पौधों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का जो परिवहन होता है या ग्रहण होता है वो विसरण विधि के द्वारा होता है। ये विसरण जो है वो इन अणुओं की सांद्रता के ऊपर ही निर्भर करता है, किसी अन्य अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब परास विसरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो कारक है विसरण, विसरण की जो दर है वो उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के वर्गमूल अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं विसरण की दर। अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में मंद होता है। यानी घनत्व बढ़ने पर विसरण की जो घटना है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो विसरण से क्या होता है? पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कि इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है, पौधों के और वायुमंडल के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा, वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन, ये भी विसरण के द्वारा होता है। खनिज लवणों का अवशोषण, ये भी विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं पारगम्यता। परत जो विलेय और विलायक के दोनों अणुओं के लिए के पारण को प्रदान करती हैं पारगम्य परत कहलाती है। जिसके दोनों तरफ विलेय और विलायक दोनों प्रकार के कणों का आदान प्रदान, आवागमन हो सकता है, उसको बोलते हैं पारगम्य।
जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य। जीवों में उपस्थित कोशिका झिल्ली जो होती है वो विलायक के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य तथा जल में घुले पदार्थ विलेय के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति तो क्या होती है? पूरी तरह से पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो विलायक के अणुओं के लिए ज़्यादा पारगम्य होती है तथा विलेय के अणुओं के लिए कम पारगम्य होती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को विभेदात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। विभेदात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर आती है प्लाज्मा झिल्ली और टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा झिल्ली और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मतलब रसधानी की झिल्ली। कुछ परिस्थितियों में कोशिका झिल्ली केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती हैं, विलेय के अणुओं के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती हैं। ऐसी झिल्लियों को अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार की, प्लाज्मा झिल्ली एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्यों है अर्ध पारगम्य झिल्ली? क्योंकि ये विलायक के अणुओं के लिए क्या होती है? पारगम्य, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती हैं। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है तथा विलेय चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है तथा अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कुछ ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जो बिल्कुल भी विलेय और विलायक दोनों के लिए कठोर होती है, दोनों को ही आर पार नहीं होने देती। उन परतों को अपारगम्य झिल्लियाँ कहा जाता है, जैसे कि क्यूटिकल और कॉर्क। क्यूटिकल और कॉर्क ये दोनों ही क्या है? अपारगम्य झिल्लियाँ हैं, किसी के लिए भी एक दूसरे से आर पार नहीं होने देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परासरण के बारे में। परासरण का मतलब होता है एक प्रकार का विसरण। एक प्रकार का विसरण, बस उसमें बीच में क्या लगी रहती हैं? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी रहती है। एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी रहती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है। परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए भिन्न सांद्रता वाले दो गोलों में विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले गोल से अर्थात विलायक की उच्च सांद्रता वाले गोल से अधिक सांद्रता वाले गोल अर्थात विलायक की निम्न सांद्रता वाले गोल की तरफ गति करना। यानी जिधर विलायक के कण ज़्यादा होंगे उधर से जिधर विलायक के कण कम होते हैं उस तरफ गति करते हैं। ये एक प्रकार का विसरण है जिसमें दो तंत्रों के बीच में क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली उपस्थित होती है। परासरण को थिसिल कप विधि के द्वारा समझाया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं परासरण के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अंतःपरासरण में कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है। अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जिसकी वजह से जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जिसकी वजह से इसे अंतःपरासरण कहा जाता है। और दूसरा होता है बहिःपरासरण। अंतःपरासरण में क्या होता है? कोशिका फूल जाती है। दूसरा होता है बहिःपरासरण जिसमें जो कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अंतःपरासरण में तो अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, बहिःपरासरण में कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। तो जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है, उसका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। तो परासरण के द्वारा मूल रोमों के द्वारा जल का जो अवशोषण है या पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो विसरण है वो परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा पौधों के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो विसरण है वो परासरण विधि के द्वारा होता है। कोशिका को स्थिति बनाए रखने के लिए परासरण की क्रिया जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। पौधों के विभिन्न अंगों के बीच में जल का जो वितरण है वो भी परासरण के द्वारा होता है। और परासरण की क्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट लाइन है। परासरण की क्रिया पादपों को हिमीकरण और शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती हैं। हिमीकरण और शुष्कन के प्रति क्या बनाती हैं? प्रतिरोधी बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन।
जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। जब पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जो जल है वो कोशिका से बाहर निकलता है, जल कोशिका से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाती है, जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और इसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को वापस से क्या रख दिया जाता है, पानी में रख दिया जाता है या अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है। तो वो जो पानी है वापस से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से कोशिका फूल जाती है। इसे जीव द्रव्य विकुंचन कहा जाता है, जीव द्रव्य विकुंचन कहा जाता है। अब बात करते हैं कोशिका के भीतर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाबों के बारे में। पहला है पराशरण दाब, दूसरा है स्फीति दाब और भित्ति दाब। तो और तीसरा होता है डीपीडी विसरण दाब न्यूनता। तो यहाँ पे पराशरण दाब जो होता है वह दाब जो कि विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को कहा जाता है पराशरण दाब। तो पराशरण दाब जो है वो विलायक में उपस्थित विलेय की अणुओं की संख्या के सीधे समानुपाती होता है, विलेय की अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो पराशरण दाब जो है वो विलायक में उपस्थित विलेय की अणुओं के संख्या के समानुपाती होता है। दूसरा होता है स्फीति दाब या भित्ति दाब। स्फीति दाब और भित्ति दाब दोनों अलग अलग दाब हैं। स्फीति दाब का मतलब होता है जब कोशिका को जल के अंदर रखा जाता है तो जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अल्प पराशरी विलयन में जब कोशिका को रखा जाता है तो जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कोशिका झिल्ली जो कोशिका है वो फूलने लगती है। कोशिका क्या होती है, फूलने लगती है। कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो क्या करता है, कोशिका को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे कोशिका भित्ति जो है उसके ऊपर एक दाब लगता है। उस दाब को स्फीति दाब कहा जाता है। स्फीति दाब कोशिका भित्ति के ऊपर अंदर की तरफ से बाहर की ओर लगने वाला बल। जीव द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगाया जाता है, उस दाब को स्फीति दाब कहा जाता है। जबकि दूसरा होता है भित्ति दाब। अब वो जो कोशिका भित्ति है वो तनाव में आ जाती हैं और तनाव की वजह से वो विपरीत दिशा में, कोशिका भित्ति जो है उस जीव द्रव्य पर विपरीत दिशा में अंदर की ओर एक दाब लगाती हैं जो कि स्फीति दाब के बराबर होता है। उस दाब को भित्ति दाब कहा जाता है। स्फीति दाब के बराबर भीतर की ओर लगने वाला दाब भित्ति दाब कहलाता है। फिर बात करते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता डीपीडी का पूरा नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। शुद्ध जल या विलायक का विसरण दाब उच्चतम होता है। शुद्ध जल या विलायक का विसरण दाब क्या होता है, उच्चतम होता है। लेकिन जब उसमें विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विसरण दाब में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। विसरण दाब में क्या आने लगती हैं, कमी आने लगती हैं। विलेय जितना अधिक होगा विसरण दाब भी उतना ही कम होता जाएगा। विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है पराशरण दाब, लेकिन विलेय के अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है विसरण दाब। तो इस प्रकार विसरण दाब में कमी आती है, उस कमी को विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। तो विसरण दाब और पराशरण दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। तो विसरण दाब न्यूनता जो है वो विलायक को अवशोषित करने की क्षमता है। विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता है। इसे डीपीडी या चूषण दाब के नाम से भी जाना जाता है। और डीपीडी का सूत्र होता है ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर, पराशरण दाब माइनस स्फीति दाब। तो अब बात करते हैं विभिन्न दाबों में संबंध के बारे में। तो सरल कोशिका या जो ढीली कोशिका होती हैं जिसमें कोशिका भित्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दाब नहीं लगता है, तो स्फीति दाब टारगेट प्रेशर उस टाइम क्या होता है, शून्य होता है। स्फीति दाब का मान शून्य होता है, जिसकी वजह से पराशरण दाब जो है वो विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। तो टीपी का मान 0 होने से डीपीडी जो है वो ओपी के बराबर हो जाती है, क्योंकि डीपीडी का जो सूत्र है वो ओपी माइनस टीपी है। टीपी का मान 0 है तो डीपीडी बराबर ओपी हो जाता है।
सलत कोशिका के लिए डीपीडी ओपी के बराबर होता है। स्फीति कोशिका के लिए, स्फीति का मतलब तनाव वाली कोशिका, उसके लिए क्या होता है, स्फीति कोशिका में जो पराशरण दाब है और जो भित्ति दाब है या स्फीति दाब है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पराशरण दाब और स्फीति दाब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं स्फीति कोशिका के लिए। तो इस समय डीपीडी का मान क्या हो जाता है, 0। स्फीति पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका के अंदर डीपीडी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और तीसरी प्रकार की जीव द्रव्य कुंचित प्रकार की कोशिका के लिए बात करें तो डीपीडी का जो मान है वो ओपी से ज़्यादा होता है। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए डीपीडी का मान ओपी से ज़्यादा होता है। डीपीडी का जो मान होता है, डीपीडी जो है वो ओपी से क्या होती है, ज़्यादा होती है पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जल विभव की अवधारणा। जल विभव की जो अवधारणा है वो स्टेलियर और टाइलर ने दी थी। स्टेलियर और टाइलर ने जल विभव की अवधारणा प्रस्तुत की थी। शुद्ध जल के जो अणु होते हैं वो कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहा जाता है। शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। इसे साई से प्रदर्शित किया जाता है। बार या वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, इसकी क्या होती है, इकाई होती है, इसका मात्रक होता है। शुद्ध जल का जो निरपेक्ष मान है उसकी गणना करना असंभव है, इसे शून्य माना गया है। शुद्ध जल का जल विभव कितना माना गया है, शून्य माना गया है। अगर कोई जल में कोई विलय मिलाया जाता है तो उसका जल विभव जो है वो कम होगा, अर्थात ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अधिकतम जल विभव कितना होता है, शून्य होता है। जल विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई विलय मिलाएंगे वैसे वैसे इसका मान और कम होता जाएगा और वो ऋणात्मक होता जाएगा। जल विभव क्या होता जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। पराशरण दाब जल विभव का मान एक ही होता है। पराशरण दाब और पराशरण विभव का जो मान है वो एक ही होता है, बस पराशरण दाब जो है वो धनात्मक होता है और पराशरण विभव जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पराशरण दाब जो है वो धनात्मक होता है और पराशरण विभव ऋणात्मक होता है। दोनों का मान समान होता है। दाब विभव जो है वो धनात्मक होता है, दाब विभव धनात्मक होता है। और जल विभव, पराशरण विभव और दाब विभव, इन तीनों के अंदर संबंध होता है जल विभव बराबर पराशरण विभव प्लस दाब विभव, पराशरण विभव प्लस दाब विभव। जल विभव बराबर पराशरण विभव प्लस दाब विभव, ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पराशरण विभव बराबर जल विभव प्लस दाब विभव। उसके बाद में बात करते हैं अंतःशोषण। अंतःशोषण का मतलब होता है बारिश के मौसम के अंदर पानी के अंदर जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजों को आपने फूलते हुए देखा होगा। कोलाइडी और शुष्क ठोस पदार्थ द्वारा जल को अवशोषित करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। कोलाइडी या शुष्क ठोस पदार्थ के द्वारा जल को अवशोषित करना अंतःशोषण कहलाता है। पौधों के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्तियाँ पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती हैं वो किससे, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं पौधों के अंदर। जो जल स्नेही कोलाइड को अत्यधिक मात्रा में, और जो जल स्नेही कोलाइड होते हैं जो कि जल को अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण, किसी ठोस के कणों के द्वारा द्रव को क्या करना, अवशोषित करना, बिना कोई विलयन बनाए अवशोषित करना अंतःशोषण कहलाता है। वास्तव में अंतःशोषण अधिशोषण है। अंतःशोषण क्या है, अधिशोषण है। अब अंतःशोषण के द्वारा कहाँ पे अंतःशोषण होता है, तो अंकुरित बीजों के द्वारा जल का क्या होता है, अंतःशोषण होता है। अंकुरित बीजों द्वारा जल का अंतःशोषण होता है। अंकुरण के समय बीजों में स्फुटन भी इस क्रिया में योगदान देता है। अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में भी इस क्रिया का योगदान होता है। पुनर्जीवन की क्रिया इसमें जल प्रिय कोलाइडों की उपस्थिति के कारण होती है। पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया जो है वो भी अंतःशोषण के कारण होती है। अंकुरित बीजों के द्वारा भी जल का अवशोषण होता है, वो भी अंतःशोषण होता है। और अंकुरण के समय बीजों में स्फुटन में क्या होता है, हेल्प करता है ये अंतःशोषण।
तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि पर्णों के द्वारा यानी पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। पारगम्य झिल्ली क्या होती है? पारगम्य झिल्ली जो है वो कोशिका भित्ति होती है। पारगम्य झिल्ली कौन होती है? कोशिका भित्ति होती है। पारगम्य झिल्ली कोशिका भित्ति होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। ये भी अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। क्यूटिकल जो है वो अपारगम्य झिल्ली होती हैं। शलत कोशिका के अंदर, ढीली कोशिका के अंदर डीपीडी का मान जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे टीपी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। टारगेट प्रेशर शून्य हो जाता है। शलत कोशिका में कौन सा दाब शून्य हो जाता है? भित्ति दाब या स्फीति दाब जो है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जल स्नेही कोलाइड जल का अधिशोषण कर फूलने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहा जाता है। जल का अंतःशोषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं अपना पादपों में जल अवशोषण और रस अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण और रस अवशोषण। जल अवशोषण और रस अवशोषण के बारे में। पादपों में जल अवशोषण और रस अवशोषण के बारे में, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मृदा का जो जल है, मृदा जल, वो कई प्रकार का होता है। केशिकीय जल, गुरुत्व जल और आर्द्रताग्रही जल। इसमें केशिका जल पादपों को सुगमता से उपलब्ध होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आसानी से उपलब्ध होता है पौधों को, वो केशिका जल होता है। उसके बाद में बात करें निम्न श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं, निम्न श्रेणी के जो पौधे हैं जैसे कि शैवाल और कवक हैं, उनके अंदर जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग इनके अंदर नहीं पाया जाता होता है। इनकी शरीर की सभी जो कोशिकाएं हैं वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। शैवाल और कवक में किसी भी प्रकार का कोई विशेष अंग जल अवशोषण के लिए नहीं पाया जाता है। तो शरीर की सभी कोशिकाएं जो हैं वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण के लिए राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूल आवास पाए जाते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। सुविकसित मूल तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। तो जो जड़ है, उन जड़ के दो भाग होते हैं, तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। तरुण क्षेत्र यानी नया वाला क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। जल अवशोषण का कार्य, जड़ का जो युवा क्षेत्र है, जो तरुण क्षेत्र है, वो जल अवशोषण का कार्य करता है, और परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं के अंदर काष्ठ भवन हो जाता है, लिग्निफिकेशन और सुबेरिनीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ये जल के लिए क्या हो जाती हैं? अपारगम्य हो जाती हैं। तो जल अवशोषण का कार्य पौधे का जो युवा क्षेत्र है, तरुण क्षेत्र है जड़ का, वो करता है, जबकि परिपक्व क्षेत्र के अंदर काष्ठ भवन और लिग्निफिकेशन और सुबेरिनीकरण हो जाता है। जड़ के तरुण क्षेत्र के 5 भाग होते हैं। मूल गोप, मूल के जो वृद्धिकारी शीर्ष की ऊपर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। जो मूल शीर्ष होता है उसके ऊपर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसे मूल गोप कहा जाता है। दूसरा होता है मूल शीर्ष। मूल शीर्ष, इसकी कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं। विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं, विभाजन का क्षेत्र होता है, और मूल की वृद्धि इस क्षेत्र के द्वारा होता है। मूल की जो वृद्धि है वो इस मूल शीर्ष वाले क्षेत्र से होती है। फिर है दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र, जड़ की जो लंबाई है वो इनकी कोशिकाओं में वृद्धि के कारण होती है। दैर्घ्य तो लंबाई के लिए एक तो दीर्घ वृद्धि वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा हो गया मूल शीर्ष वाला क्षेत्र। मूल रोम वाला क्षेत्र ये क्या करता है? जड़ का जल अवशोषण वाला मुख्य भाग होता है। तो मूल रोम वाला जो क्षेत्र है वो जल अवशोषण का कार्य करता है। और लास्ट होता है प्रौढ़ या परिपक्व क्षेत्र, जिसमें सुबेरिन और लिग्निफिकेशन हो जाता है, और जल अवशोषण का कार्य जो है वो कम मात्रा में करता है। उसके बाद में बात करते हैं जल अवशोषण की प्रमुख क्रियाविधियाँ। क्रेमर ने जल अवशोषण की 2 प्रकार की क्रियाविधियाँ बताई थी। क्रेमर ने जल अवशोषण की 2 विधियाँ बताई थी, निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जो जल अवशोषण के जो कारक होते हैं वो कहाँ होते हैं? पत्तियों पर स्थित होते हैं। जल अवशोषण के कारक पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। जड़ केवल और केवल मार्ग का कार्य करती हैं। इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। सक्रिय जल अवशोषण में क्या होता है? जो जड़ की कोशिकाएं होती है, सक्रिय जल अवशोषण में जो अवशोषण कारक होते हैं वो जड़ के अंदर उपस्थित होते हैं, और जड़ की कोशिकाएं सक्रिय रूप से क्या लेती है? अवशोषण में भाग लेती है। इसे सक्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति है वो पौधे के वायवीय भाग, प्ररोह के अंदर और पत्तियों के अंदर उन बलों की उत्पत्ति होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पत्तियों के अंदर, प्ररोह के अंदर होती है।
जबकि सक्रिय जल अवशोषण के लिए जो आवश्यक बल है उनकी उत्पत्ति मूल के अंदर होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण जो है वो अवशोषण में मूल की भूमिका गौण होती है, जबकि सक्रिय अवशोषण में मूल की प्रमुख भूमिका होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में पत्तियां जो हैं वो एक्टिव होती हैं, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में जड़ें जो हैं वो एक्टिव होती हैं। तो निष्क्रिय जल अवशोषण पादपों के अंदर जल अवशोषण की जो मुख्य विधि है वो कौन सी है? निष्क्रिय जल अवशोषण। लगभग 96 से 98% जो जल का अवशोषण है वो निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जो वाष्पोत्सर्जन के रूप में जब पौधा पानी बाहर निकालता है तो पत्तियों की शिराओं में क्या है? जल की कमी के कारण एक तनाव उत्पन्न होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये खिंचाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जड़ों से होते हुए, तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाता है। एक ऋणात्मक खिंचाव उत्पन्न होता है पत्तियों की सिराओं में जल की कमी की वजह से, और इसी खिंचाव की वजह से क्या होता है? पानी ऊपर आ जाता है। इसमें निष्क्रिय जल अवशोषण में पौधे की किसी भी भाग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय जल अवशोषण की क्रिया भी क्या होती है? तीव्र होती है। तो जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो जल अवशोषण भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण का मतलब होता है जल अवशोषण के जो कारक होते हैं वो मूल के अंदर होते हैं, जड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं, और यहाँ पे धनात्मक बल जो है वो उत्पन्न होता है। मूल के अंदर धनात्मक बल उत्पन्न होता है, वहाँ पे पत्तियों में ऋणात्मक बल उत्पन्न होता था, मूल के अंदर धनात्मक बल उत्पन्न होते हैं। तो जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है या नहीं होता है जैसे रात्रि में, तो जल अवशोषण में मूल की प्रमुख भूमिका होती है। दिन के समय जल अवशोषण में मुख्य भूमिका किसकी है? पत्तियों की। और रात्रि के समय जल अवशोषण की जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? मूलों की। सक्रिय जल अवशोषण होता है रात्रि के समय। मूल में जाइलम में एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है, मूल के जाइलम में एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहा जाता है। तो मूल दाब कैसा होता है? एक धनात्मक बल होता है। सक्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय जल अवशोषण के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए होती है। और इस विधि के द्वारा पौधों के अंदर काफ़ी कम मात्रा में, लगभग 2 से 4% जो है वो पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण 2 से 4% पानी का अवशोषण होता है। पौधों के अंदर जल का मार्ग मूल रोम। पौधों के अंदर जल का मार्ग कैसे होता है? मूल रोम से होते हुए पानी अंदर जाइलम तक जाता है। तो जल का मूल रोम से जाइलम तक जाना क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है, लेटरल फ्लो। पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। 3 प्रकार के पथ होते हैं: एपोप्लास्टिक पथ, सिम्प्लास्टिक पथ और रसधानीय पथ। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। तो पहला है एपोप्लास्टिक पथ। इसमें क्या होता है? जल का जो प्रवाह है वो निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। जल का प्रवाह जो है वो कोशिका भित्ति के माध्यम से हो सकता है या कोशिकाओं के बीच में उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों से होता है। यहाँ पे जल का प्रवाह जो है वो अनियंत्रित होता है और विसरण विधि के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट के अंदर जल का प्रवाह अनियंत्रित और विसरण विधि के द्वारा होता है। जैसे कि पौधों की जो जड़ों में जो अंतस्त्वचा पाई जाती है, हाइपोडर्मिस पाई जाती है, उस त्वचा के अंदर अंतस्त्वचा के अंदर हाइपोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन पट्टी पाई जाती है। उस कैस्पेरिन पट्टी के अंदर सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य हो जाती है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर इस विधि के द्वारा, एपोप्लास्ट पथ के द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता है। हाइपोडर्मिस के अंदर एपोप्लास्ट विधि के द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर जल का जो प्रवाह है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कोशिका कला के माध्यम से संपन्न होता है। हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में जल का प्रवाह कोशिका कला के द्वारा संपन्न होता है। इसे पार कला परिपथ भी कहा जाता है। तो हाइपोडर्मिस में पार कला परिपथ के द्वारा जल का परिवहन होता है। दूसरा है सिम्प्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतुकों या प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से जल का प्रवाह होता है। इसे सिम्प्लास्टिक पथ कहा जाता है। ये क्रिया परासरण के द्वारा होती है। एपोप्लास्ट में विसरण होता था, यहाँ पे परासरण होता है। यहाँ पे एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता था? निर्जीव कोशिका भित्ति या फिर कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थानों के माध्यम से जल का प्रवाह होता था। सिम्प्लास्ट के अंदर जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से जल का प्रवाह होता है।
यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एपोप्लास्ट में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती थी, निष्क्रिय परिवहन होता था। यहाँ पर सक्रिय परिवहन होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे सजीव पथ भी कहते हैं और यह मार्ग जो है वो अधिकतम प्रतिरोध वाला होता है। जो एपोप्लास्टिक पथ है वो अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग होता है। अधिकतम प्रतिरोध वाला क्या होता है? मार्ग होता है। जबकि यहाँ पे जल, एपोप्लास्ट के अंदर जल का क्या होता है? अनियंत्रित प्रवाह होता है और विसरण विधि के द्वारा होता है। तो ये सजीव पथ है और ये अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग है सिम्प्लास्ट। फिर राजधानी पथ, इसमें क्या होता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य जल का जो प्रवाह है वो न तो जीवद्रव्य कला के माध्यम से होता है और न ही प्लाज्माडेस्माटा के माध्यम से, बल्कि टोनोप्लास्ट या जो रसदानी होती है उस रसदानी के अंदर से होते हुए जल गुजरता है। ये भी परासरण के द्वारा संपन्न होता है। इसमें भी क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे रसदानीय परिपथ पथ कहा जाता है, रसदानीय पथ कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो रसारोहण के बारे में। रसारोहण, मृदा में जल जो है वो मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक या अन्य अंगों से तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। जल की इस ऊपर दिशिक गति के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? रसारोहण कहा जाता है। जल का ऊपर की ओर गति करना, जल का ऊपर की ओर गति करना रसारोहण कहलाता है। इस रसारोहण के अंदर जल का जो ऊपर की ओर गति करना जो है वो जाइलम के द्वारा, जाइलम में उपस्थित वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा रसारोहण की घटना संपन्न होती है। एक सेफ्रेनिन नाम का एक लाल रंग का अभिरंजक पदार्थ होता है जो कि लिग्निन युक्त उत्तकों, जाइलम दृढ़ोत्तक को अभिरंजित करता है। सेफ्रेनिन क्या होता है? लाल रंग का वर्णक होता है जो कि लिग्निन युक्त उत्तकों जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा, इनको क्या करता है? ये अभिरंजित करता है। तो सेफ्रेनिन का जो लाल रंग है वो उसके अंदर केवल जाइलम की नलिकाएं ही दिखाई देती हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि रसारोहण के अंदर केवल और केवल जाइलम उत्तक जो है वो भाग लेता है। रसारोहण के अंदर कौन सा उत्तक भाग लेता है? जाइलम उत्तक भाग लेता है। जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा रसारोहण होता है। अब जो पौधे हैं उन पौधों के अंदर रसारोहण के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि रसारोहण की घटना कैसे होती है। तो पहला है जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत में क्या होता है? रसारोहण के अंदर तने की जीवित कोशिकाएं जो हैं वो भाग लेती हैं। तने की जीवित कोशिकाओं के द्वारा में होने वाली क्रियाओं के कारण जो जैव बल उत्पन्न होते हैं उन जैव बलों के कारण रसारोहण की घटना होती है। तो इसमें जो पहला सिद्धांत दिया गया था वो गॉडलेवस्की ने दिया था, रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत किसने दिया था? गॉडलेवस्की ने। उसने कहा था कि जाइलम पैरेन्काइमा और मज्जा किरणें जो होती हैं वो क्या करती हैं? रसारोहण में भाग लेती हैं। गॉडलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत में ये बात बताई थी कि जाइलम पैरेन्काइमा और मज्जा किरणें जो हैं वो रसारोहण में भाग लेती हैं। जेसी बोस ने स्पंदन सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि रसारोहण के अंदर तने के जो वलकुट की सबसे अंदर वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? इसमें भाग लेती है। तने के वलकुट की अंदर वाली कोशिकाएं भाग लेती हैं। उसके बाद में इन्होंने अपने प्रयोग, इस जेसी बोस ने अपने प्रयोग जो है वो भारतीय टेलीग्राफ नामक पादप के ऊपर किए थे। भारतीय टेलीग्राफ पादप जिसे डेस्मोडियम गायरेंस कहा जाता है, डेस्मोडियम गायरेंस कहा जाता है। स्ट्रॉसबर्गर ने कहा था कि जीवित कोशिकाओं द्वारा रसारोहण का कोई भी सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनकी उपस्थिति की इस क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया में कोई योगदान नहीं है, सीधा संबंध नहीं है, बल्कि ये क्या करती है? एक अनुकूल वातावरण तैयार करती है इसके लिए। ये बात कही थी स्ट्रॉसबर्गर ने। उसके बाद में बात करते हैं मूल दाब के कुछ सिद्धांत दिए गए थे। मूल दाब के कुछ सिद्धांत दिए गए थे। जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला जो धनात्मक दाब है वो मूल दाब होता है। मूल दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। मूल दाब को किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। एक धनात्मक दाब होता है मूल के अंदर, मूल दाब। मूल दाब जो होता है वो सभी पादपों के अंदर नहीं पाया जाता है। किसी भी जिम्नोस्पर्म के अंदर मूल दाब नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर मूल दाब नहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं भौतिक बलों के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें डिक्सन और जॉली के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है। भौतिक बलों के अंदर जीवित कोशिकाएं जो है वो इस सिद्धांत, भौतिक बल आप सिद्धांत के अनुसार जीवित कोशिकाएं जो है वो रसारोहण के अंदर भाग नहीं लेती हैं। जिसमें पहला सिद्धांत है ससंजन तनाव का सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन आकर्षण का सिद्धांत या खिंचाव का सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत डिक्सन और जॉली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डिक्सन और जॉली के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था।
इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था कि वाष्पोत्सर्जन से एक तनाव उत्पन्न होता है जो जल के अणुओं के मध्य व्याप्त संसंजन बलों के कारण जल को नीचे से शीर्ष की ओर निष्क्रिय रूप से खींच लेता है। इस कार्य में न तो किसी प्रकार की उपापचय ऊर्जा व्यक्त होती है, न ही जीवित कोशिका को कोई योगदान होता है। पूर्णतः भौतिक बलों के द्वारा ये संपन्न होता है। डिक्सन जॉली ने बताया था कि वाष्पोत्सर्जन के समय एक तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव की वजह से जल के अणुओं के बीच में क्या बन जाता है, एक आकर्षण बल बन जाता है और उस आकर्षण की वजह से जल के जो अणु है वो ऊपर की ओर गति करते हैं। इसमें न तो कोई प्रकार की ऊर्जा खर्च होती है और न ही पौधे का कोई जीवित भाग इसमें भाग लेता है। तो पौधों को सबसे आसानी से कौन सा जल मिलता है, केशिका जल। जल अवशोषण जो है वो मूल रोम क्षेत्रों के द्वारा होता है। जाइलम तक पहुंचाने के लिए सर्वाधिक प्रतिरोध वाला जो मार्ग होता है वो सिम्प्लास्ट वाला मार्ग होता है। जो संसंजन का सिद्धांत जो है वो डिक्सन और जॉली ने दिया था। रसारोहण के अंदर जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं भाग लेती हैं। जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो हैं वो भाग लेती हैं। 7वां चैप्टर है बिंदु स्राव और वाष्पोत्सर्जन। बिंदु स्राव और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों में बात करें तो पहला आता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पत्तियाँ जो होती है वाष्पोत्सर्जन की प्रमुख अंग होती हैं। पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 50 से 97% भाग जो है वो इसी विधि के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। मरुद्भिद पौधों के अंदर, कौन से पौधों में, मरुद्भिद पौधों के अंदर उनके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। तो इनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 से लेकर 10% तक होता है। कितना, 3 से लेकर 10% तक होता है। तीसरा होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जो काष्ठीय स्तंभ है और फल हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। इन वातरंध्रों के माध्यम से 0.1% क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा, फिर उससे कम उपत्वचा क्यूटिकल के द्वारा, और फिर उससे कम जो होता है वो वातरंध्र के द्वारा होता है। उसके बाद में बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पत्ती की ऊपरी और निचली सतह अधिचर्म, ऊपरी और निचली अधिचर्म के बीच में क्या पाई जाती है, पर्णमध्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों के अंदर। लेकिन द्विबीजपत्री पौधों के अंदर इन पर्णमध्योतक कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं, खम्भ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक। 2 प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है, खम्भ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक कोशिकाएं। उसके बाद में बात करते हैं रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। अधिरंध्री, अधोरंध्री, यानी केवल निचली सतह तक रंध्र जो हैं वो सीमित रहते हैं। रंध्र जो हैं वो केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, उन्हें अधोरंध्री। सेब और संतरे के अंदर सेब प्रकार की पत्तियां कहा जाता है, इन्हें सेब प्रकार की पत्तियां कहा जाता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पत्तियों के अंदर, पौधों के अंदर निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। उभयरंध्री, जिनकी दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, उभयरंध्री होती हैं। अब उभयरंध्री के अंदर मक्का और जेई हैं। जेई प्रकार की पत्तियां भी इनको बोला जाता है। एक बीजपत्री पौधों के अंदर जिनकी दोनों साइड में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। दोनों सतह पर रंध्र जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा है अधिरंध्री पत्तियां। अधिरंध्री पत्तियां, जब पत्तियां रंध्र जो है वो पत्तियों की केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं, उन्हें अधिरंध्री पत्तियां कहा जाता है। जैसे वाटर लिली, कुमुदनी प्रकार की पत्तियां इन्हें कहा जाता है। जलोद्भिद पौधों के अंदर ऊपरी सतह पर रंध्र अधिक पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं रंध्रों की गति की क्रियाविधि। रंध्रों की गति की क्रियाविधि के बारे में। रंध्र का खुलना और बंद होना, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को रंध्रों की गति की क्रियाविधि कहते हैं। मांड शर्करा परिकल्पना, एक परिकल्पना दी गई थी रंध्रों की गति से संबंधित, मांड शर्करा परिकल्पना जेडी सायरे के द्वारा। किसके द्वारा, जेडी सायरे के द्वारा। उन्होंने बताया कि प्रकाश के अंदर दिन में रक्षक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होते हैं वो कम हो जाती है, जिससे पीएच मान बढ़ जाता है। दिन में क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं होती है, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पीएच का मान बढ़ जाता है। और उच्च पीएच में इन कोशिकाओं में फास्फोराइलेज नामक एंजाइम एक्टिव हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जो कि मंड को क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है। डीपीडी बढ़ने से कोशिका स्फीति हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अंधेरे में इसका रिवर्स होता है।
अंधेरे में रात में क्या होता है, CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, pH कम हो जाती है। pH कम होने से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वो वापस से मंड के अंदर बदल जाता है और कोशिकाएं ढीली हो जाती है और अंदर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो शायरे से पहले लॉयड ने बताया था कि कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में मंड उपस्थित होता है। शायरे से पहले लॉयड ने सबसे पहले बताया था कि द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होता है, मंड उपस्थित होता है। इसी तरह से स्टीवर्ट ने भी एक परिकल्पना दी थी। स्टीवर्ट ने भी एक अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि उच्च pH में जो मंड जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक ही सीमित नहीं रहता, वो आगे जाकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है और फिर बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक किसने बताई थी, जेडी सायरे ने बताई थी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है। स्टीवर्ट ने कहा था कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद में ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज जल के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में क्या होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। दूसरा जो थ्योरी दिया गया था वो था पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इमामुरो और फ्यूजिनो ने दिया था। किसने दिया था, इमामुरो और फ्यूजिनो ने ये सिद्धांत दिया था और लेविट ने इसके अंदर क्या किया था, कुछ रूपांतरण किया था। सबसे ज़्यादा अभी ये मान्य सिद्धांत है रंध्रों की गति के संबंध में। इन सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकाश के दौरान दिन के अंदर क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है और ये मैलिक अम्ल वियोजित होकर मैलेट और H+ आयन में टूट जाता है। अम्ल है तो टूटेगा तो H+ आयन देता है, तो मैलेट और H+ आयन बनता है। कहाँ बनता है ये, रंध्र की द्वार कोशिकाओं के अंदर बनता है। और पोटेशियम आयन जो होता है वो रंध्र की द्वार कोशिकाओं के पास में जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर उपस्थित होता है। तो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित H+ आयन जो है वो द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है और सहायक कोशिकाओं के अंदर जाता है, सहायक कोशिकाओं के अंदर जाता है। तो सहायक कोशिकाओं के अंदर जो पोटेशियम आयन होता है वो द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और द्वार कोशिकाओं में उपस्थित मैलेट के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है और जिससे कोशिकाओं का परासरण सांद्रता बढ़ती है और जल का प्रवाह द्वार कोशिकाओं में होता है और वे स्फीति हो जाती है और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। फिर रात्रि में क्या होता है, रात्रि में अंधेरे के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मैलिक अम्ल जो है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और परासरण सांद्रता कम होने से रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो दिन के समय में क्या होता है, दिन में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल का वियोजन होता है जिससे मैलेट और H+ आयन बनता है। H+ आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलकर सहायक कोशिकाओं में जाते हैं तथा सहायक कोशिकाओं में उपस्थित पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं जिससे पोटेशियम मैलेट बनता है। पोटेशियम मैलेट की बनने की वजह से परासरण सांद्रता बढ़ती है, परासरण सांद्रता बढ़ने से कोशिका जो है वो स्फीति हो जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये दिन के समय होता है। रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है द्वार कोशिकाओं में, जिससे एब्सिसिक हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है। एब्सिसिक हार्मोन के एक्टिव होने से पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है और पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से शलत कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं और ढीली होने से रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें बाह्य कारक और आंतरिक कारक आते हैं। बाह्य कारक और आंतरिक कारक आते हैं। तो बाह्य कारक जो होते हैं, बाह्य कारक के अंदर प्रकाश है, ताप बढ़ाने पर, प्रकाश बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। प्रकाश बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। वायु तेज हो तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है, वायु बढ़ने पर भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। मिट्टी के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो तो भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, मिट्टी में जल की मात्रा कम हो तो वाष्पोत्सर्जन घट जाता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंदर बात करें तो पत्ती की संरचना, पत्ती के ऊपर क्यूटिकल हो, मोम हो तो उससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई होती है, पौधों के अंदर एक आवश्यक बुराई है जो पौधों के लिए लाभकारी भी है तथा हानिकारक भी है। रसारोहण
के दौरान वाष्पोत्सर्जन जो है वो अपकर्षण खिंचाव उत्पन्न करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही रसारोहण की घटना होती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा खनिज लवणों और जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, और अतिरिक्त जल का क्या होता है, निकाश होता है, और पत्ती के तापमान को बनाए रखता है, पत्तियों के तापमान को बनाए रखता है वाष्पोत्सर्जन। फिर बात करते हैं बिंदु स्राव के बारे में। बिंदु स्राव में क्या होता है, पत्तियों के जो अंतिम सिरे होते हैं, उपांत जो होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं और जल रंध्र पाए जाते हैं। उन जल रंध्रों के माध्यम से जल जो है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्रावित होता है, जिसे बिंदु स्राव कहा जाता है। पौधों की पत्तियों के अंदर सुबह सुबह जो बिंदु स्राव है वो अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। तो जल की ये जो हनी होती है, जल की हनी सिराओं के अंत में स्थित छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें जल छिद्र कहते हैं, जल रंध्र कहते हैं, उनके माध्यम से होती हैं। जल रंध्र के बाहर एक शीर्ष छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के चारों ओर उपस्थित कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती है, वे सदैव खुले रहते हैं। जल छिद्र जो होते हैं वो सदैव क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। जल रंध्र सदैव खुले रहते हैं। और जल रंध्र के अंदर की तरफ कुछ मृदुत की कोशिकाएं पाई जाती है, पैरेन्काइमी कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें एपिथेम उत्तक कहा जाता है। पैरेन्काइमी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, एपिथेम उत्तक। जल रंध्र के अंदर पाई जाने वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं का समूह एपिथेम उत्तक कहलाता है। और एपिथेम का जो संपर्क है वो पत्ती की सिराओं के जाइलम वाहिकाओं के साथ होता है। एपिथेम का जो संपर्क है वो जाइलम वाहिकाओं के साथ होता है। जड़ द्वारा जल अवशोषण अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होने पर जाइलम वाहिकाओं में क्या उत्पन्न होता है, मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। और मूल दाब की उत्पत्ति के कारण जाइलम वाहिकाओं से निकलकर एपिथेम की कोशिकाओं में पानी जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो जो बिंदु स्राव है वो मूल दाब के कारण होता है। बिंदु स्राव किसके कारण होता है, मूल दाब के कारण होता है। और बिंदु स्राव से निकलने वाला जो जल है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रस स्राव। रस स्राव जो है वो रस का बाहर आना होता है। जाइलम वाहिकाओं में जो मूल दाब उत्पन्न होता है, धनात्मक मूल दाब, उसके कारण रिसाव उत्पन्न होता है। जैसे रबर के अंदर जो लेटेक्स बनता है, वो लेटेक्स जो है वो क्या है, एक रस स्राव है, एक प्रकार का क्या है, रस स्राव है। वाष्पोत्सर्जन एक लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार की घटना होती है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, जड़ों के अंदर नहीं होता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जो है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। जल रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों के सिरे पर, तट पर पाए जाते हैं। और बिंदु स्राव से निकलने वाला जो जल है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पौधों के अंदर अनिवार्य पोषक तत्व। पौधों के अंदर अनिवार्य पोषक तत्व लगभग 60 तत्व जो है वो पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं। उनमें से 17 तत्व जो होते हैं वो अनिवार्य तत्व होते हैं। इन 17 तत्वों को अनिवार्य तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो होते हैं उनके जीवन में वृद्धि और जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में पौधा जो है वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। दूसरा, ये अनिवार्यता इनकी विशिष्ट होती है, अर्थात एक तत्व की कमी को किसी दूसरे तत्व के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। ये उपापचय क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अनिवार्य तत्व उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से क्या रहते हैं, भाग लेते हैं। प्रत्येक तत्व की कमी के जो लक्षण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। कमी के लक्षण क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अभी जो पोषक पदार्थ हैं, अब ये जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, वृहत पोषक पदार्थ और सूक्ष्म पोषक पदार्थ। 17 तत्वों में जो 9 तत्व होते हैं वो वृहत पोषक तत्व होते हैं और 8 तत्व जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। 9 तत्व जिनकी मात्रा पौधे को ज़्यादा आवश्यक होती है, जो कि शुष्क भार में 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक जिनकी आवश्यकता होती है, उनको गुरु पोषक तत्व या वृहत पोषक तत्व कहते हैं। और जिनकी आवश्यकता 1 मिलीग्राम से कम होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो वृहत पोषक तत्व के अंदर ये जो तत्व हैं वो आते हैं CHON, PK, SMG और कैल्शियम। और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं आयरन है, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। लोहा और जो बोरॉन है वो कभी कभी मध्यवर्ती पोषक तत्व भी बनाते हैं। मध्यवर्ती पोषक तत्व कौन कौन से हैं, लोहा और बोरॉन। NPK जो है वो प्राथमिक वृहत पोषक तत्व होते हैं। Ca, Mg और S जो है वो द्वितीयक वृहत पोषक तत्व होते हैं। NPK प्राथमिक वृहत पोषक तत्व में आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक वृहत पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं।
अब कुछ संरचनात्मक तत्व होते हैं जो कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, वसा आदि के निर्माण में योगदान देते हैं, CHON। कुछ ऊर्जा से संबंधित होते हैं जैसे कि एटीपी में फास्फोरस होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। कुछ एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो परासरणी क्रियाओं में भाग लेते हैं, Cl और K। तो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, 17 जो तत्व हैं, उनमें से 3 जो होते हैं वो अखनिज तत्व होते हैं, CHO जो होते हैं वो 3 जो होते हैं वो अखनिज तत्व होते हैं, और बाकी शेष जो 14 हैं वो खनिज तत्व होते हैं। 14 क्या होते हैं? खनिज तत्व होते हैं। अब कार्बन की उत्पत्ति, कार्बन जो है वो पौधों को, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती हैं, तथा हाइड्रोजन जो है वो जल से प्राप्त होती है पौधों को। नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक तत्व होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधों को कौन सा तत्व चाहिए होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रेट के रूप में ये क्या होता है, ग्रहण किया जाता है नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, और कभी कभी जो है वो अमोनियम आयन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। ये जो होता है, इस जो होता है वो सर्वाधिक आवश्यक होता है। सर्वाधिक आवश्यक कहाँ कहाँ पे? विभाज्य ऊतकों के अंदर, कलिकाओं के अंदर, जीवित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यक होती है। इसके जो लक्षण हैं वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में और फिर नई पत्तियों के अंदर प्रकट होते हैं। एक गुलाबी रंग का वर्णन एंथोसाइनिन जो होता है, जिसकी वजह से गुलाबी रंग की पत्तियाँ हो जाती हैं इसकी कमी से। फास्फोरस जो आयन है वो H2PO4- और HPO4- के रूप में ग्रहण किया जाता है, और फास्फोरस की कमी से कैम्बियम की जो सक्रियता है वो कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, फास्फोरस की कमी से कैम्बियम की सक्रियता जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फास्फोरस की कमी से कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। फिर बात करें कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो मध्य पटलिका का मुख्य घटक होता है, मध्य पटलिका का मुख्य घटक, और न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने में हेल्प करता है। न्यूक्लिक अम्लों को क्या करता है? प्रोटीन से जोड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद में बात करें अंकुरित शीर्ष, इसकी कमी से क्या हो जाता है? अंकुरित शीर्ष हो जाता है, यानी शीर्ष नीचे की ओर झुक जाता है, अंकुरित शीर्ष हो जाता है। फिर बात करें पोटेशियम। पोटेशियम आयन को K+ आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये जो होता है वो किसी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया का गठन, सबसे अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी जैव रसायन का गठन नहीं होता है। ये कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती है, कोई इस तत्व की कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती है। पोटेशियम के जो लक्षण हैं वो परिपक्व पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। पहले किस में दिखाई देते? परिपक्व पत्तियों में। सोडियम के जो लक्षण थे वो परिपक्व पत्तियों में दिखते थे और बाद में नई पत्तियों में दिखते थे। तो इसी तरह से इस पोटेशियम के भी जो नाइट्रोजन के पुरानी पत्तियों में दिखते थे, पोटेशियम के भी पुरानी पत्तियों में जो लक्षण है वो पहले दिखाई देते हैं। NPK जो हैं उनको क्रांतिक तत्व कहा जाता है। क्रांतिक तत्व NPK को क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। मैग्नीशियम जो है वो राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को जोड़ने में काम हेल्प करता है, और तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। तेलीय बीजों के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि बीजों में तेल निर्माण में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। मैग्नीशियम आयन बीजों में तेल निर्माण के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद में बात करें सल्फर या गंधक जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं उनके संश्लेषण में सल्फर हेल्प करता है, और विटामिन बी और कोएंजाइम ए के अंदर जो है वो सल्फर पाया जाता है। विटामिन बी और कोएंजाइम ए के अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। ये जो है इसकी स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है, इनकी भित्ति जो है वो इसकी कमी से क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। फिर आयरन जो है Fe2+ के रूप में ग्रहण किया जाता है और Fe3+ के रूप में ग्रहण किया जाता है, तथा Fe2+ के रूप में क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है। Fe जो होता है वो साइटोक्रोम वर्णों की संरचना, क्रेब चक्र, एक्कोनिटेज, कैटालेज और परऑक्सीडेज एंजाइमों का सक्रिय के रूप में हेल्प करता है। इन एंजाइमों का सक्रियक होता है। मैग्नीशियम आयन जो होता है Mn2+ के रूप में ग्रहण किया जाता है। नाइट्रोजन के उपापचय में हेल्प करता है। नाइट्रोजन के उपापचय में क्या करता है? हेल्प करता है। और जल अवशोषण में, जल अपघटन, प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन और ऑक्सीजन का निर्माण करने में ये एंजाइम जो ये तत्व जो है वो सहायक होता है। और मैग्नीज की कमी से जेई का ग्रे स्पिक डिजीज और मटर का मार्स स्पॉट जो है वो इसी मैग्नीज के कारण कमी से होता है। जेई का ग्रे स्पिक
जेई का ग्रे स्पेक और मटर का मार्स स्पॉट। बोरॉन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में हेल्पफुल होता है, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता और पराग कणों के अंकुरण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता और पराग कणों के अंकुरण में और कोशिका विभाजन में बोरॉन जो है वो सहायक होता है। बोरॉन की कमी से पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है और बंध्य पुष्प प्राप्त होते हैं। जिंक जो है वो Zn2+ के रूप में ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक कौन है? जिंक। और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिन हार्मोन बनाने में जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद में जिंक की कमी से धान के अंदर लघुपर्ण रोग हो जाता है। धान के अंदर क्या हो जाता है? लघुपर्ण रोग हो जाता है। कॉपर Cu2+ के रूप में ग्रहण किया जाता है, Cu2+ और Cu1+ के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक होता है। प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है जो कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस कॉपर की कमी से नींबू के अंदर, सिट्रस के अंदर डाईबैक डिजीज हो जाती है। सिट्रस में डाईबैक डिजीज कॉपर की कमी से हो जाती है। मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है नाइट्रोजनेज और नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है मॉलिब्डेनम एंजाइम। मॉलिब्डेनम की कमी से जो है वो गोभी का व्हिप टेल डिजीज हो जाता है। मॉलिब्डेनम की कमी से गोभी का व्हिप टेल डिजीज जो है वो हो जाती है। फिर है निकेल जो होता है वो यूरिएज एंजाइम का मुख्य घटक होता है। यूरिएज का मुख्य घटक होता है निकेल। उसके बाद में बात करें अग्रस्त कलिकाओं में जो लक्षण है वो किसकी कमी से प्रकट होते हैं? कैल्शियम और बोरॉन की वजह से। तरुण पत्तियों के अंदर असंचरणशील तत्व कॉपर है, सल्फर है, मैग्नीज है और आयरन है। ये असंचरणशील तत्व होते हैं जिनके लक्षण नई पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों के अंदर जो लक्षण हैं वो संचरणशील तत्वों के दिखाई देते हैं। NPK, Mg, Zn और MO मॉलिब्डेनम, इनके लक्षण जो है वो पहले कहाँ दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों में, और ये संचरणशील होते हैं फिर नई पत्तियों के अंदर जाते हैं। उसके बाद में बात करें वाहक संकल्पना जो है वो किसने दी थी? वॉन डेन हॉर्नाट ने वाहक संकल्पना दी थी। वॉन डेन हॉर्नाट ने वाहक संकल्पना दी थी। आयन पंप अथवा साइटोक्रोम पंप सिद्धांत जो है वो लुडेगॉर्थ और बर्नस्ट्रोम ने दी थी। उसके बाद में विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना पीटर माइकल ने दी थी। रासायनिक प्रवणता की संकल्पना पीटर माइकल ने दी थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य कार्य करता है। लघुपर्ण जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण जो है वो बोरॉन की वजह से होता है। पौधों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17 पोषक तत्व हैं। और असंचरणशील पोषक तत्व जिनके लक्षण नई पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं वो होता है कॉपर, सल्फर, मैग्नीज और आयरन। उसके बाद में बात करते हैं एंजाइम्स वाला चैप्टर। आज का अंतिम चैप्टर है एंजाइम वाला चैप्टर इस वीडियो का। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसके बाद में बात करें एंजाइम के जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान बर्जीलियस ने की थी। बुकनर ने पहला एंजाइम खोजा था जाइमेज यीस्ट की कोशिकाओं से। खोजा गया पहला एंजाइम कौन सा था? जाइमेज एंजाइम। एंजाइम जो शब्द है वो कुहने ने दिया था। विली कुहने ने एंजाइम शब्द दिया था। सुमनर ने प्रथम यूरिएज एंजाइम का विशुद्ध क्रिस्टलीकरण प्राप्त किया था। यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था। सबसे पहले किस एंजाइम को यूरिएज को क्रिस्टलीकृत किया गया था? किसने किया था? सुमनर ने किया था। सुमनर और नार्थ्रोप ने ही एंजाइम को ये बताया था कि एंजाइम जो होता है वो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सुमनर और नार्थ्रोप ने बताया था कि एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और अप्रोटीनी
एंजाइम जो है, जो कि आरएनए का उत्प्रेरकीय अणु होता है, उसकी खोज सैक और अल्टमैन ने एक राइबोजाइम नामक एंजाइम की खोज की थी, जो कि आरएनए से बना होता है, अप्रोटीनी एंजाइम होता है। सैक और अल्टमैन ने राइबोजाइम की खोज की थी। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। राइबोजाइम जो होता है वो एक आरएनए से बना हुआ होता है और आरएनए संबंधन, आरएनए स्प्लिसिंग में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें, अप्रोटीनी पदार्थ भी पाए जाते हैं, प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम, इस प्रकार के एंजाइम को, यानी प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम। ये अप्रोटीन भाग जो है वो प्रोटीनी भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम के नाम से कहा जाता है। होलो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है उसे एपो एंजाइम कहते हैं और अप्रोटीन वाले भाग को सहकारक कहा जाता है। इस सहकारक के 3 भाग होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रियक। प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो अप्रोटीनी भाग होता है, जो कि एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से, प्रोटीन वाले भाग के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है, फाइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। सह एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन वाले भाग के साथ ढीले और आसानी से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ढीले बंधे हुए होते हैं। NAD, FAD ये क्या होते हैं, पुनः संलग्न हो, इनको अलग किया जा सकता है, इनको वापस से जोड़ा जा सकता है। सह एंजाइम NADP, FAD को एंजाइम में। और कुछ होते हैं अकार्बनिक प्रकृति के धातु आयन जो कि सक्रिय होते हैं, जैसे आयरन। होलो एंजाइम को सह एंजाइम से डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। होलो एंजाइम से सह एंजाइम को डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अब जो एंजाइम्स होते हैं उनके विशिष्ट गुण बात करें। एंजाइम के विशिष्ट गुण, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, एंजाइम विशिष्ट होते हैं, एंजाइम के होते हैं विशिष्ट होते हैं। एंजाइमों के अंदर निरपेक्ष विशिष्टता पाई जाती है, अर्थात एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम जो है उनके अंदर समूह विशिष्टता पाई जाती है, एक विशेष प्रकार के समूह को ही उत्प्रेरित करते हैं। हेक्साकाइनेज जो है वो हेक्सो शर्करा को ही के प्रति ही क्रियाशील होता है। बंध समाव विशिष्टता इनके अंदर पाई जाती है, एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध की पहचान करते हैं और उनके ऊपर क्रियाशील होते हैं। इनके अंदर त्रिविम विशिष्टता पाई जाती है, अर्थात ये जो होते हैं वो डी प्रकार के अमीनो अम्लों को क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं, या किसी विशेष डी या एल रूप पर ही क्रियाशील होते हैं। डी वाले पर क्रिया करने वाला एल वाले पर क्रिया नहीं करता और एल रूप पर क्रिया करने वाला एंजाइम डी वाले पर क्रिया नहीं करता, तो उसको बोलते हैं त्रिविम समावेता या त्रिविम विशिष्टता पाई जाती है। उसके बाद में एंजाइम जो होते हैं वो बृहद आकार के होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, बृहद आकार के होते हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, क्योंकि प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया कर सकते हैं। और विशिष्ट क्या होते हैं, विशेष अवस्था में सर्वोत्तम क्रियाशील होते हैं। एंजाइम मिश्रता होती है इनके अंदर। pH प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण उच्च ताप पर इनकी उत्प्रेरण क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ज़्यादा गर्म करने पर इनकी उत्प्रेरण क्षमता समाप्त हो जाती है। तो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान 20 से लेकर 35 डिग्री होना चाहिए। 35 से ज़्यादा होने पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। pH भी क्या होनी चाहिए, 5 से लेकर 7.5 के बीच में होनी चाहिए, 5 से लेकर 7.5 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में और कौन सा कारक है, क्रियाधार की सांद्रता जो है वो भी एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करती है। एंजाइम की सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता और एंजाइम निरोधक या विष की सांद्रता जो है वो एंजाइम की क्रियाविधि को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी, 2 प्रकार के निरोधक होते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक में क्या होते हैं, ऐसे निरोधक जो क्रियाधार, जिनकी संरचना जो है वो क्रियाधार के अणुओं से मिलती जुलती है, क्रियाधार की अणुओं से मिलती जुलती है। और ये क्या करते हैं, एंजाइम जो है, ये पदार्थ जो है वो एंजाइम के अणुओं की सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं, और एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए क्रियाधार से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए क्रियाधार से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि इनकी संरचना क्रियाधार के समान होती हैं। तो इस मेलोनिक अम्ल जो होता है वो सक्सिनिक अम्ल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और इस प्रकार के निरोधक को
या प्रतिस्पर्धी निरोधक को क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अप्रतिस्पर्धी निरोधक में क्या होता है, निरोधक जो है वो स्थायी रूप से एंजाइम के अणुओं से जुड़ जाता है और उसमें संरचनात्मक परिवर्तन ला देता है। अप्रतिस्पर्धी क्या करता है, वो सीधा क्या करता है, संरचना से जुड़ जाता है और जुड़कर स्थायी परिवर्तन ला देता है। और परिवर्तन की वजह से एंजाइम जो है वो विकृत हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है और इसे कोशिका आविश भी कहा जाता है। तो साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या करता है, संदमित करता है। साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को संदमित करता है और इस प्रकार की निरोधक को हटाने के लिए एंजाइम की सांद्रता बढ़ाई जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक के अंदर तो क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाना और अप्रतिस्पर्धा के अंदर एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि के प्रमुख सिद्धांत। एंजाइम की क्रियाविधि के प्रमुख सिद्धांतों में बात करें तो पहला क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होना। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होना, इसमें कुछ सिद्धांत हैं। दूसरा जिसमें पहला है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी या लॉक एंड की जो सिद्धांत है वो फिशर ने दिया था। लॉक एंड की सिद्धांत किसने दिया था, फिशर ने। प्रेरित आसंजन का सिद्धांत कोस्टलैंड ने। प्रेरित आसंजन का सिद्धांत किसने दिया, कोस्टलैंड ने दिया था। एंजाइमों की विशेषता होती है कि क्रियाधार के अणुओं के साथ जुड़कर सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर दें। एंजाइम जो है वो सक्रियण ऊर्जा को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब कुछ एंजाइम्स हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ट्रांसफरेजेज ये क्या करते हैं, क्रियाधार में हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक या समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित करते हैं। ट्रांसफरेजेज क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। हाइड्रोजन के अलावा अन्य समूह को क्या करना, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफरेजेज का कार्य होता है। हाइड्रोलाइजेज जो होता है, हाइड्रोलाइजेज ये जल के अणुओं को जोड़ने और निकालने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। हाइड्रोलाइजेज जल के अणुओं को जोड़ना या फिर निकालना हाइड्रोलाइजेज का कार्य होता है। लाइजेज जो होता है, लाइजेज वो क्या करते हैं, एंजाइम जल अपघटन के बिना जल अपघटन के किसी विशेष समूह को निकालना। बिना जल अपघटन, जल के अणु को निकाले बिना किसी विशेष समूह को निकालना लाइजेजेस का काम होता है। आइसोमरेजेज जो होता है उसमें आइसोमर्स बनते हैं, प्रकाशिक समावयव बनते हैं, उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। लास्ट है लाइगेजेज। लाइगेजेज जो है वो दो एंजाइमों को जोड़ने का काम करता है। एंजाइम के दो यौगिकों को, ऐसा एंजाइम जो कि दो यौगिकों को जोड़ने का कार्य करता है, लाइगेजेज एंजाइम कहलाता है। तो इसके जो अंत में जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अप्रोटीनी भाग प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। किसी एंजाइम की खोज की गई थी जाइमेज। सबसे पहले कौन सा, जाइमेज नाम का एंजाइम खोजा गया था यीस्ट की कोशिकाओं से। सर्वाधिक क्रियाशीलता होती है, क्रिया तैयार की सांद्रता पर निर्भर करती है, पीएच पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। अप्रतिस्पर्धी निरोधक के अंदर संरचना में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। एंजाइम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। और सबसे पहले यूरिएज नाम का एंजाइम जो है वो क्रिस्टलीकृत किया गया था। थैंक यू।